गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में आज इतिहास में हम कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि हमारा एक कोर्स पूरा हो चुका है और रिवीजन करेंगे हम इसको। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको जो परीक्षा से संबंधित है उनको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलो आज पहला पार्ट रिवीजन के लिए एक प्रश्न लेते हैं। कक्षा 10 में हिस्ट्री में पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नोत्तर हैं, लेकिन ये पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे टिप्पणी के लिए ज्योतिषी मिथसिनी के बारे में। उसके अलावा काउंट कैमिले दे काबूर भी इसके नाम को इसके जाना जाता है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो सबसे पहले बच्चों ज्योतिषी मेसिनी। ये ज्योतिषी मेसिनी जो है इटली के एकीकरण में और इटली का एक क्रांतिकारी के रूप में इसको जाना जाता है। इसका जन्म सन 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था और वो कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। एक गुप्त संगठन कार्बोनरी नाम से बना था। वो इटली के एकीकरण और आज़ादी के लिए बना गया था। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत किया गया था। उसने क्रांति की, देश से बहिष्कार किया गया था, देश निकाला किया गया था। और उसने उसके बाद जो है दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेय में यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। परीक्षा में आ सकता है यंग इटली की स्थापना किसने की, तो ज्योतिषी मेसिनी। जिसके साथ जो है जिसके सदस्य जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। इन्हीं युवाओं को इसने अपने साथ जोड़ा। मेसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। ये प्रभु पर भी विश्वास रखता था। उन्होंने कहा कि इटली का एकीकरण ही इटली के मुक्ति का आधार हो सकता है। और ज्योतिषी मेसिनी ने राजतंत्र का उस समय घोर विरोध किया। उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा कि वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मेटरनिख वो था जो इटली में उस समय शासन कर रहा था। उसके बाद आता बच्चों काउंट कैमिलो दे काबूर। काउंट कैमिलो दे काबूर के नाम से जो ये प्रसिद्ध है बच्चों, ये भी इटली के एकीकरण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इटली का एक प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकरण यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसने महत्वपूर्ण आंदोलन और उसका नेतृत्व किया। वह एक क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति था और जनतंत्र मानी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला था। वो भी जो है क्योंकि इटली में जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो बड़े घरानों के लोग थे, वो फ्रेंच बोलते थे, तो उसी तरह से वो भी अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह फ्रेंच भाषा बोलता था। इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने उसे 1852 में सार्डिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बनाया। उसने जो है अनेक सुधार वहाँ पे किए। आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए और सेना में अनेक सुधार का काम जो है काबूर ने सार्डिया पिडमॉन्ट में किए थे। फ्रांस और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि भी उसने की और इटली की जो समस्याएं थी उनकी तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकृष्ट किया। 6 जून 1861 में काबूर की मृत्यु हो गई थी। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा और उसी के प्रयासों से 18 फरवरी सन 1861 को इटली की संसद ने विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया और इटली का एकीकरण 1861 में संभव हो पाया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तो कुल मिलाकर के काबूर भी जो था इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। उसके बाद
तीसरा था बच्चों यूनान की स्वतंत्रता युद्ध। यूनान, देखो बच्चों, यूनान 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, उसी का हिस्सा था। यूनानी स्वतंत्रता ने पूरे यूरोप के शिक्षित जो विचार वर्ग के लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनमें राष्ट्रीय भावना को संचार किया कि भाई यूनान स्वतंत्र हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष यूनान में 1821 में हुआ। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। फिर भी उनको जो है पश्चिमी यूरोप में अनेक लोगों का समर्थन मिला और प्राचीन यूनानी संस्कृति के पक्ष में लोगों की सहानुभूति पैदा हुई। कवियों, कलाकारों, इन सब ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर इसकी प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए एक जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने कविता लिखने के साथ साथ धन एकत्रित भी किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। और जहां 1821 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर के यूनान की स्वतंत्रता के युद्ध में कवि, मध्यम वर्ग, अभिजात वर्ग, आम जनमानस था। और अंततः 1832 में बच्चों एक महान संधि हुई, उसका नाम था कुस्तुनतुनिया की संधि, और उसी संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। तो ये था यूनानी युद्ध, यूनानी स्वतंत्रता का एक जो युद्ध था उसके संक्षिप्त में उसके बारे में। अब आगे था अगला फ्रैंकफर्ट संसद बोलते हैं इसको, थोड़ा ये मिसप्रिंट हो रखा है, फ्रैंकफर्ट टॉ के ऊपर रहा है। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया, एक संसद बनाई। और 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधि ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। कुल मिलाकर के चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनके अधीन राजा को रहना, ये बहुत बड़ी बात है। राजतंत्र के अधिकारों, राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। जनप्रतिनिधि ने प्रसा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर दिया और उसने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। वो राजतंत्र चाहता था। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। कुल मिलाकर के कुलीन वर्ग और सेना ने राजा का विरोध में वो उतर गए। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था। जो चुने हुए लोग थे पढ़े लिखे और मध्यम वर्ग के लोग थे, राजघरानों के नहीं थे। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रशा के राजा ने इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रशा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया और जिससे यह संसद भंग हो गई। तो ये थी फ्रैंकफर्ट संसद। अंत में क्या हुआ इसका, फ्रैंकफर्ट संसद में राजा को पावर मिली। क्यों मिली? क्योंकि कुलीन वर्ग के लोग आपस में संसद में लड़ गए। उसके बाद आता है बच्चों राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्ष यूरोप में जो हुए थे, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अलग से अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, उन्होंने अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकें की और प्रदर्शनों में भाग लिया। यूरोप में महिलाओं की जो है पढ़ाई लिखाई, मध्यम वर्ग की महिलाओं ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने अखबार और राजनीतिक दल बनाए, अपने राजनीतिक संगठन बनाए, दल क्या बनाते।
इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। महिलाओं ने अनेक मताधिकार आंदोलन किए। इतने होने के बाद भी यूरोप में भी महिलाओं को मत के अधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को आपने चित्र में देखा होगा, वीडियो में भेजा भी था, उनको अलग से दर्शक दीर्घा के रूप में खड़े रहने के लिए कहा गया।